हम पढ़ रहे थे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का ये टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक पूरा कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा आप वो देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम उसकी वो स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। तो हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है और स्ट्रेट लाइन की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। उस प्रॉपर्टी का नाम है स्लोप। अब स्लोप होता क्या है? स्लोप एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा एक स्पेशल नंबर होता है जिससे हम किसी भी लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपने सर्कल में देखा है, सर्कल की जो है जैसे एक रेडियस होती है, तो वो रेडियस से उस पूरे पे निर्भर होता है कि रेडियस कितना है। अगर 5 सेंटीमीटर है तो सर्कल कुछ अलग बन जाएगा, 4 है, 4.9 है तो कुछ अलग बन जाएगा। तो उसी तरह स्लोप होती है। स्लोप की कोई लेंथ ब्रेथ तो होती नहीं है, तो उससे तो हम उसको डिफाइन कर नहीं सकते। तो हम जो है लाइन को स्लोप से डिफाइन करते हैं कि उसकी स्लोप कितनी है। अब स्लोप को कैसे हम कह सकते हैं कि क्या होता है, तो उसके लिए हम एक एक्सिस बना लेते हैं। सबसे पहले एक्सिस बन गई है। अब हम देखते हैं कि लाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है एक है। अब ये किसी ना किसी इक्वेशन की लाइन होगी, ठीक है। तो ये अब हमें इस सबसे पहले देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। एक लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे कट कर रही है। तो अब हमें थोड़ा सा एंगल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंगल क्या होता है? एंगल होता है एक इंक्लिनेशन। जैसे कि ये जो लाइन है, अब ये लाइन पे यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा एक्स एक्सिस और इस लाइन का। एक एंगल ये बन रहा होगा और एक एंगल ये बन रहा होगा। अगर इस एंगल को हम एम कहें, इस तरफ वाले जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, इधर इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसको हम एम कहेंगे, या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको जैसे एम कहेंगे। फिर जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसको हम कहेंगे एन। अभी के लिए कह लेते हैं जैसे कि। तो हम ये एंगल क्या है? ये एंगल है एक इंक्लिनेशन है। इस एंगल की मदद से हम जो है उस स्लोप को निकाल लेते हैं। अब जैसे कि कोई भी इक्वेशन होती कैसे है, जैसा कि हमने पढ़ा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे ही इक्वेशन होती हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को हम जो है एक स्पेशल फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे पहले अगर थोड़ा सा बाद में कंफ्यूजन हो सकती है, वो मैं बताऊंगा क्यों। इसलिए आप इस एंगल को एम ना कहकर डी कह लें। तो इस तरफ वाले का एंगल का नाम है डी, इस तरफ वाले का एंगल का नाम है एन। तो अब इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। हर इक्वेशन को, हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये जो है बस हमने इसको मॉडिफाई करके लिखा है। अब कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले ऐसे ले लीजिए, इसको यहाँ पे लाते हैं। देखिए बी वाई इज इक्वल टू सी, वहाँ जाएगा, सी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ये ए एक्स उधर जाके माइनस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये अब y की फॉर्म में लिखना है, तो y को लिख देंगे b से डिवाइड कर देंगे, यानी कि
माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। अब ये दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ, देखिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ c है, यहाँ माइनस सी बाई बी है। तो बताता हूँ क्या है वो। ये जो m यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए मैंने वहाँ पे उसको d कर दिया, क्योंकि m यहाँ पे भी यूज़ होता है। और यहाँ और वहाँ का वो ये एंगल था और ये दूसरी चीज़ है, तो जो है कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने चेंज करा दिया। तो ये जो m है इसी के ऊपर मेन है, इसी को हम कहेंगे स्लोप। ये जो नंबर आएगा यही नंबर होगा स्लोप। अब थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई इस इक्वेशन के हिसाब से, माइनस ए बाई बी आएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि ये x का जो कोएफिशिएंट है वो m है और जो है यहाँ पे माइनस ए बाई बी है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई माइनस ए बाई बी, यानी जो स्लोप है उसकी वैल्यू आ गई माइनस ए बाई बी। अब जो है स्लोप तो आपको पता चल गया, तो मैंने ये एंगल क्यों बताया था, एंगल इसलिए बताया था क्योंकि स्लोप के निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि जो ये एंगल है इसकी मदद से भी हम स्लोप को निकाल सकते हैं। हम आगे इसी क्लास में 10th क्लास में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ लेंगे थोड़े दिन में। उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक है 10। अगर हम इस डी का एंगल डी, ये एंगल डी मान लीजिए 30 डिग्री है, तो अगर हम इस पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वो लाइन बना रही है उस एंगल का हम tan निकाल लें, यानी कि अगर हम tan 30 निकाल लें तो वो भी इसके ही इक्वल आएगा, यानी ये भी m हो जाएगा, ये भी स्लोप हो जाएगा। तो वैसे इसकी 10th में ज़रूरत थोड़ी कम है, 11th में आपको काम आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई NACGS वगैरह कंपटीशन में आपको पूछ लेते हैं। तो अब ये स्लोप क्यों आया, क्योंकि जो है हमको एक बहुत ही इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब पेयर आ जाता है, जो हमने सिस्टम पढ़ा था, जब उसमें सिस्टम आ जाता है तो सिस्टम में हमें कई सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। यानी कि अब जैसे सिस्टम है, सिस्टम में दो पेयर है यानी दो लाइन है। तो अब दो लाइन कैसे भी हो सकती हैं, जैसे कि ये लाइन है, अब दूसरा एक्सिस बना लेते हैं। एक ये एक्सिस बना लिया हमने, एक्स वाई डैश एक्स डैश ओ। तो अब जैसे कि पेयर में दो लाइन होती हैं, तो जैसे एक लाइन हो गई मान लीजिए ये, यानी एक इक्वेशन की लाइन ये है, और अब दूसरी लाइन तीन तरह से हो सकती है। या तो वो ऐसे हो जाए, इंटरसेक्ट कर ले। देखिए जब दो लाइन आती है तो तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी होती है या तो वो लाइन इंटरसेक्ट कर ले, जैसे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे। या तो अगर ये लाइन ना हो तो ये जो हमारी मेन लाइन थी इसको हम नाम दे देते हैं एल, जो ये एल लाइन थी, अगर इसी के एक पैरेलल लाइन हो सकती है ऐसे, या तो पैरेलल हो जाए या फिर वो कोइंसाइड कर जाए। अब जैसे कि ये एल लाइन के एक तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक पैरेलल है, अब एक कोइंसाइड कर जाए मान लीजिए, यानी कि उसी के ऊपर हो। अगर उसी के ऊपर होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो कोइंसाइड कर रही है, यानी ओवरलैप कर रही है। तो तीन केसेस हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्ट हो जाए, या पैरेलल हो जाए, या कोइंसाइड कर जाए। अब जैसे
इंटरसेक्ट कर रही है। तो जैसे दो लाइन हम यहाँ लेते हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो अब जो दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे अलग अलग। एक जैसे यहाँ पे एक ये इसका 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 इतने सारे सॉल्यूशंस हैं। फिर इस लाइन के भी इतने सारे सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन जब सिस्टम की बात आती है तो हम इतने सारे सॉल्यूशंस नहीं देखते, हम देखते हैं कि उनमें कॉमन कितने सॉल्यूशन हैं। तो इस लाइन के भी बहुत सारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इस लाइन के भी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इन दोनों में जो सेम सॉल्यूशन वो सिर्फ एक है, ये वाला। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, यानी वो इसकी जो इक्वेशन होगी उसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसकी जो इक्वेशन होगी उसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह जब लाइन अगर पैरेलल होगी, अगर पैरेलल होगी तो वो कहीं एक दूसरे को कट तो करेगी ही नहीं। जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अब ये दोनों लाइन के खुद के तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी की वजह से इसमें नो सॉल्यूशन होंगे, यानी एक भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम कॉमन सॉल्यूशन देखते हैं कि कितने सॉल्यूशन कॉमन हैं, दोनों में आ रहे हैं दोनों की। तो ऐसा इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट नहीं होगा जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जब लाइन पैरेलल होंगी। अब जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि उसी के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी, तब क्या होगा? इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, यानी अब इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस कॉमन हो जाएंगे। यानी इसके दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो अब इसी को थोड़ा सा हम स्टैंडर्डाइज वे में अगर लिखेंगे तो ऐसे होगा कि जैसे कि अगर हम लिखे पेयर ऑफ लाइन, पेयर, तो पेयर तीन तरह के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड वे में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें दो पार्ट कर सकते हैं, एक पार्ट है कंसिस्टेंट और एक पार्ट है इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो हैं वो क्वेश्चन लाइंस होंगी जिनमें सॉल्यूशंस होंगे, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है वो लाइंस जिनमें सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंट में भी अभी दो प्रकार हो सकते हैं, दो टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप होगा कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, और दूसरा हो कि वो कोइंसिडेंट हो जाए। अब इंटरसेक्टिंग होंगे तो हमने जैसे देखा था कि इंटरसेक्टिंग के केस में सिर्फ एक ही सोल्यूशन कॉमन आ रहा था, तो उसी तरह भी जब इंटरसेक्टिंग होंगे तो ओनली वन सोल्यूशन, यानी कि एक ही सोल्यूशन होगा। एक ही सोल्यूशन, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक यानी यूनिक का मतलब होता है सिंगल, यानी यूनिक, अकेला एक ही सोल्यूशन होगा जो है इंटरसेक्टिंग के केस में होगा। अब अगर कोइंसिडेंट हुआ तो होगा इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन, यानी जब लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो इनफिनाइट सोल्यूशन होंगे। अब जब इनकंसिस्टेंट हुआ तो एक ही केस आता है, वो आता है कि पैरेलल हो गया। अब जब पैरेलल हो जाएंगे तो नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन कॉमन नहीं आ रहा था जब पैरेलल थे लाइंस। तो इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए। अब बात आती है कि हमने स्लोप क्यों पढ़ा। तो हमने स्लोप इसीलिए पढ़ा था कि जैसे कि जो था, क्या वैल्यू आई थी एम की वैल्यू अगर आप याद करें तो आई थी -a/b।
अच्छा देखिए, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उनका स्लोप इक्वल नहीं होगा। स्लोप देखिए कब इक्वल होता है, कब इक्वल नहीं होगा, यानी कि जैसे कि उस वाले केस में हमने देखा था, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब एक एंगल ये यहाँ बनाएगी, एक एंगल ये यहाँ बनाएगी। आपने मैथ्स में पढ़ा भी है, अगर पैरेलल लाइन होते हैं तो जो है वो इक्वल एंगल बनाएंगे, ये साफ सी बात है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अगर ये एंगल एक्स इक्वल है, ये भी एक्स हो जाएगा। अब एंगल को हम निकाल क्यों सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, हमने जैसे देखा था कि tan x हम निकाल लें, तो अब ये x, ये भी x है, ये भी x है, तो उनका tan x, यानी कि ये tan x क्या होता है, tan x होता है स्लोप, यानी कि स्लोप उनका इक्वल होगा। अब पैरेलल लाइन का तो स्लोप इक्वल हो गया, यानी कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल। स्लोप की दूसरी वैल्यू क्या होती है, m, यानी कि अगर उनका वो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, यानी कि अगर पहली लाइन का स्लोप है m1 तो दूसरी लाइन का स्लोप होगा m2, वो दोनों इक्वल होगा अगर वो लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम दो इक्वेशन ले लें, एक इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पैरेलल इक्वेशन के केस में m1 m2 के इक्वल है, यानी इसका जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने देखा -a/b, यानी उसमें -a क्या है, -a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a1, यानी कि अगर हम m1 की बात करें तो m1 की वैल्यू आ जाएगी a1/b1 और एक माइनस का साइन हो जाएगा। देखिए यही है, ये देखिए a1 b1 और यहाँ पे ये आ गया माइनस का साइन, क्योंकि ये -a/b होता है। और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 का वैल्यू उसी तरह हो जाएगा -a2/b2, ये ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, यानी a2 को यहाँ ले आ दे, b2 को वहाँ, b1 को वहाँ ले आ दे, तो ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ये आ गया, यानी अगर जो है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये कंडीशन होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अच्छा, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो भी ये कंडीशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर लाइन कोइंसिडेंट है, यानी ये लाइन थी, एक और लाइन इसी के ऊपर है, तो एंगल उतना ही बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि उसका tan x इक्वल होगा। अब tan x इक्वल होगा दोनों का, तो दोनों की इक्वेशन भी, स्लोप भी इक्वल होगी। स्लोप इक्वल हुआ तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, हमने अभी अभी सॉल्व किया है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब ये हुआ, इसके बाद हम इंटरसेक्टिंग के केस में आते हैं। अब इंटरसेक्टिंग में क्या होगा कि जैसे कि ये लाइन एक है, अब ये लाइन एक है और एक लाइन ये है, तो अब ये एंगल दूसरा बना रही है, ये इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन, ये वाली लाइन जो मैं ये वाली बना रहा हूँ, ये जिसके एरो मैंने लगाए हैं, ये वाली लाइन जो है जिसके एरो लगे हैं, वो एंगल बना रही है वाई। अब एक्स और वाई इक्वल नहीं है, ये साफ साफ हमें पता चल रहा है। तो अब जब एंगल इक्वल नहीं है तो उनके tan x भी, tan भी इक्वल नहीं होंगे, tan y और tan x इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जो है एंगल इक्वल है ही नहीं। जब tan x और tan y इक्वल नहीं होंगे तो m1 m2 के इक्वल नहीं होगा, इस केस में जब इंटरसेक्टिंग हुए। अब m1 m2 के अगर इक्वल नहीं है तो इससे क्या आया, m1 की वैल्यू क्या थी, हमने अभी भी देखी थी, -a1/b1 इज नॉट इक्वल टू -a2/b2। अब इसको फिर से सॉल्व अगर करेंगे, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, a2 को यहाँ ले आ देंगे, b1 को वहाँ ले आ देंगे, तो ये बन जाएगा a1/a2
इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आई तो ये केस होगा। ठीक है, अब इन दोनों ये हमने पढ़ लिया कि इस इंटरसेक्टिंग में क्या है। इंटरसेक्टिंग में इसके अलावा और कोई हम नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये वैसे ही इन दोनों से अलग हो गया। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइन में और पैरेलल लाइन में। तो एक चीज़ हमें और पढ़नी होगी, वो होगी जैसे कि ये अगर एक्सेस है, ये अगर एक्सेस है और दो इक्वेशन जा रही हैं, एक इक्वेशन अगर ये है और एक इक्वेशन अगर ये है, दोनों इक्वेशन वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रही हैं। एक यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है। तो अब देखिए, ये है ज़ीरो यानी कि ओ यानी ओरिजिन। अब देखिए, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन में बस एक चीज़ का डिफरेंस है। जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इसमें एक ही चीज़ डिफरेंस है कि इनका जो ये डिस्टेंस है ओरिजिन से वो अलग है। ये एक्स यूनिट होगा और ये वाई यूनिट होगा। मान लीजिए ये 3 यूनिट है और ये तो नेगेटिव में है, तो ये -5 हो सकता है। तो जैसे ये इन दोनों का जो डिफरेंस है यही मेन अलग है, और इसी डिफरेंस को कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो लाइन वाई एक्सिस को जहाँ कट कर रही है वहाँ से लेकर ओरिजिन तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट ही मेन डिफर करता है कोइंसिडेंट लाइन में और पैरेलल लाइन में। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो इसी के ऊपर बना होगा, यानी जो दूसरी लाइन है उसका भी वाई इंटरसेप्ट सेम होगा। लेकिन अगर पैरेलल लाइन हुई तो उसका वाई इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ अलग ही होगा। और वाई इंटरसेप्ट होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो c है यही होता है वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। अब अगर आप याद करें तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग c की वैल्यू आ रही थी -c/b1, -c1/b1, ऐसे जब हम स्लोप निकाल रहे थे। उसी तरह दूसरी जो इक्वेशन है, जैसे दो इक्वेशन है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन में जैसे अगर हम इसको c नॉट मान लें, ये c के नीचे जो ज़ीरो लगा होता है इसको कहते हैं नॉट, ठीक है। और इसको हम अगर cn मान लें तो वो हो जाएगा -c2/b2। तो हम अगर पैरेलल लाइन है, यानी कि हमने क्या निकाला लास्ट पेज से अगर हम देखें तो हमने निकाला पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन में a1/b1 इज इक्वल टू a1/a2। इसको हमने सॉल्व करके बना लिया था। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। लेकिन दोनों केस में बस एक डिफरेंस है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये हैशटैग का साइन नहीं है, ये इक्वल का साइन को कट किया गया है। यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसको हम लिखें अगर तो लिख सकते हैं -c1/b2 -c1/b1 इज नॉट इक्वल टू -c2/b2। ठीक है, अब ये दोनों हो गए पॉजिटिव। ये कौन सा केस है, ये केस है जब आपकी लाइन पैरेलल है, क्योंकि जब आपकी लाइन पैरेलल है तभी इनका जो है जो वाई इंटरसेप्ट है वो इक्वल नहीं है। वाई इंटरसेप्ट होता है जो सी होता है, जब हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं तो आपको जो c मिलता है वही वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ये पैरेलल के केस में इक्वल नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमें ये मिलके बनेगा b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये बनेगा इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। और वहीं अगर हम जो है कोइंसिडेंट लाइन में करें तो उनका तो वाई इंटरसेप्ट सेम है, यानी C0 इज इक्वल टू CN, C0 इज इक्वल टू C1, यानी -C1 बाई B1 इज इक्वल टू -C2 बाई B2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये आ गया कोइंसिडेंट लाइन में, ये केस आ गया कोइंसिडेंट लाइन में। तो अगर हम तीनों का केस हम बताएं आपको एक शॉर्ट में, तो आप याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको एग्ज़ाम में दो इक्वेशन दिए गए और आपको बताना है कि वो कैसे वो मतलब कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं या फिर इंटरसेक्टिंग हैं, कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल हैं, तो आपको सबसे पहले उनके कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है और कांस्टेंट टर्म पे भी, कि अगर इंटरसेक्टिंग होंगे, इंटरसेक्टिंग को मैं लिख देता हूँ आई, अगर इंटरसेक्टिंग होंगे तो उनका जो A1 बाई B1, A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, अगर इंटरसेक्टिंग होंगे, आई मतलब इंटरसेक्टिंग। अगर कोइंसिडेंट होंगे यानी सी से मतलब कोइंसिडेंट, तो इसमें हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया था कि A1 बाई A2 इज़ इक्वल टू B1 बाई B2 इज़ इक्वल टू C1 बाई C2। कैसे आया ये, क्योंकि हमने ये तो देख ही लिया था कि A1 बाई A2 इज़ इक्वल टू B1 बाई B2, और यहाँ से हमने निकाला कोइंसिडेंट के लिए कि B1 बाई B2 इज़ इक्वल टू C1 बाई C2। तो अब जब इन दोनों को हम कंपाइल करेंगे तो हमें ये बन के आएगा, यानी कोइंसिडेंट लाइन में ये वाला केस पॉसिबल है, यानी ये सेटिस्फाइड है। अगर लाइन अब पैरेलल है तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, A1 बाई A2 इज़ इक्वल टू B1 बाई B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये कैसे आया, उसी तरह से जैसे पैरेलल में ये केस तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन ये केस नहीं हो रहा है, तो ये अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो ये बन जाएगा। तो अगर आपको याद रखना है कि कौन सा केस कंसिस्टेंट है, कौन सा केस इनकंसिस्टेंट है, तो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। वैसे ट्रिक क्या, ये जैसे आपकी बुक में नहीं लिखा है लेकिन ये है, जैसे ये दोनों केस कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, और ये वाला केस जो है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा ऐसा क्यों है, मतलब एक ट्रिक बता देता हूँ इसको याद करने के लिए। जैसे कि ये आई है, ये आई वाले केस में क्या है, A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अब ये जो है हो सकता है कि इसमें इस इक्वल टू C1 बाई C2 हो या ना हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या कह रहा है, यानी A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है, यानी ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, यानी हमेशा एक लाइन चल रही है कि ये इक्वल नहीं होने की लाइन चल रही है। यानी ये कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो है जैसा है वैसा ही हो, यानी आपके अगर 8th में 90% आए तो 9th में भी 90% आएंगे, 10th में भी 90% आएंगे, यानी आपका जो स्कोर ग्रेड है वो कंसिस्टेंट है, अच्छा है। लेकिन जो है वहीं अगर आप देखें तो 8th में अगर आपके 80 आ रहे हैं, 9th में 80 आ रहे हैं, लेकिन जो है 10th में आपके 75 आ गए, यानी कि आपका कंसिस्टेंट स्कोर नहीं है, आपका टूट गया, चेन टूट गई वो। लेकिन जैसे इंटरसेक्टिंग में क्या हो रहा है कि ब्रेक नहीं टूट रही, आपका जो है हर बार चेंज हो रहा है, यानी आपके 8th में 80 आ रहे हैं, 9th में 80 आ रहे हैं, 10th में भी 80 आ रहे हैं, यानी इसमें जो एक कंटिन्यूस चेंज चल रही है कि ये इसके इक्वल नहीं है भी, फिर ये भी इसके इक्वल नहीं है। जब भी ऐसा केस आए तो आपको समझ लेना ये कंसिस्टेंट है। फिर जब कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी एक चेन है, यानी हर बार आपके सेम है, लेकिन जो है ये भी कंसिस्टेंट है, इससे पता चलता है। लेकिन अगर पैरेलल है तो पैरेलल में क्या हो रहा है कि ये इसके तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, यानी एक सेम चेन नहीं है। ये देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ दोनों अलग अलग हैं,
यानी ये इनकंसिस्टेंट है। यानी इनकंसिस्टेंट का मतलब कि सेम ना हो। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि कौन सा केस कंसिस्टेंट है, कौन सा केस इनकंसिस्टेंट है। वैसे मैंने इसका प्रूफ भी आपको बता दिया है।